सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में जो हमारी रोजाना हिंदी के लिए लाइव मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसका आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। इसके जो आपके चारों पार्ट हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप उन्हें भी देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप लोग वो सभी पार्ट भी देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज चल रही है ये आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन एग्जाम 2023 को देखते हुए सीरीज आपकी चल रही है। आप लोगों का एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो 18 सितंबर को होने वाला है। शायद ये आज आपका लास्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो होने वाला है। और इस प्रैक्टिस सेट के साथ में अगर सीआईएसएफ फायरमैन के एस्पिरेंट से जुड़े हुए हैं, जिन भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, वो कैंडिडेट इस क्लास को देख रहे हैं तो हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि जैसे ही आप लोगों का एग्जामिनेशन 18 सितंबर को टेलीकम्युनिकेशन का खत्म हो जाएगा, इसके तुरंत बाद सीआईएसएफ फायरमैन के लिए हम आप लोगों के लिए सीरीज जो है वो इस प्रकार से जारी रखेंगे। ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है सीआईएसएफ फायरमैन का, वो सीबीटी मोड पर जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आ चुका है या फिर नहीं आ चुका है। ठीक है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो ये जो सीरीज है ये आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन के लिए चल रही है। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वह बेचारा जन्म से अंधा है, लिखा हुआ है काले खंड के स्थान पर दूसरा शब्द प्रतिस्थापित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए जन्मांध, बी है बातूनी, सी है बहरा, डी है आलोचक। तो पूछा गया है वह बेचारा जन्म से अंधा। तो इसी जो आपका काले खंड वाला ये भाग है, इस पर आपको बताना है एक शब्द क्या आएगा। तो आपको याद रखना है जो जन्म से अंधा होता है उसे कहा जाता है जन्मांध। क्या कहा जाता है? जन्मांध। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ आते हैं। कह रहा है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम, बी है प्राकृतिक, सी है अंडज, डी है आनुवांशिक। तो पूछा गया है जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो, यानी कि जो अपने स्वभाव पर ना हो, जिसे बनाया गया हो। तो जिसे बनाया जाता है उस वस्तु या उस उत्पादन को कहा जाता है कृत्रिम, यानी ये कृत्रिम पूर्वक बनाया गया है, इसे मानव ने बनाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है प्राकृतिक। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछता जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो, तब यहाँ पर होता राइट आंसर आपका प्राकृतिक। ठीक है, सी में लिखा हुआ अंडज। तो जो आपका वस्तु अंडे से उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है अंडज। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ी बताइए। ए में लिखा हुआ है भौरा और अली, बी में लिखा हुआ है कवि और कविता, सी में लिखा हुआ है लड़का और लड़के, डी में लिखा हुआ है अनुकूल और प्रतिकूल। तो यहाँ पर सही पर्यायवाची वाला जोड़ा बताना है, तो वो आपका हो जाएगा भौरा और अली। ये दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को अब आप लोग लाइक कर सकते हैं, और ये वीडियो उन कैंडिडेट के पास में शेयर करिएगा जिन भी कैंडिडेट का सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जामिनेशन है, आईटीबीपी का टेलीकम्युनिकेशन का एग्जामिनेशन है, उनके पास में ये आप लोग एक एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं और इस प्रकार की जो सीरीजें हैं या भी किसी भी वैकेंसी की अपडेट की बात आती है, इस अपडेट को या फिर इस क्लास को आप रेगुलर वे पर पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल के साथ में आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दे रखा है स्वस्थ। ऑप्शन नंबर ए है शुष्क, बी है निरोगी, सी है माधर्म्य, डी लिखा हुआ है रुग्ण। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो निरोगी शब्द लिखा हुआ है ये कई बार वर्तनी के दृष्टिकोण से पूछ लिया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखना है। निरोग कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था स्वस्थ शब्द का विलोम शब्द, तो वो हो जाएगा आपका रुग्ण। स्वस्थ का होता है जो कि आपका स्वस्थ है, सभी रोगों से दूर है, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा रुग्ण, यानी कि जो रोगों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए में लिखा हुआ सुषमा, 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 इसमें भी लिखा हुआ सुषमा।
तो आपको बताना है कि सुषमा जो शब्द लिखा जाता है वो वर्तनी के दृष्टिकोण से आपका सही किस प्रकार लिखा जाता है। तो सुषमा शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये वाला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में हमें ये शब्द मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए नकल करना, बी है सहारा लेना, सी है समर्थन करना, डी है याचना करना। तो पल्ला पकड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, सहारा लेना। क्या होगा? सहारा लेना। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो कुछ ना जानता हो। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सर्वज्ञ, बी लिखा हुआ है भिज्ञ, सी लिखा हुआ है अज्ञ, डी लिखा हुआ है ज्ञानी। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, लिखा हुआ है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। सी देखेंगे तो अज्ञ लिखा हुआ है, तो जो कुछ नहीं जानता है उसे कहा जाता है अज्ञ। तो इस क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया था जो कुछ ना जानता हो तो उसे कहा जाएगा अज्ञ, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए एकदम गुस्से में हो जाना, बी है बिखर जाना, सी है आश्चर्यचकित हो जाना, डी है पिघल जाना। तो फट पड़ना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है एकदम गुस्से में हो जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। कह रहा है खग का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए परिंदा, बी है तनय, सी है बिटप, डी है विशिख। तो पूछा गया है खग का पर्यायवाची। तो खग का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पक्षी भी हो जाएगा, साथ ही साथ परिंदा भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी में देखेंगे तो बिटप लिखा हुआ है, तो बिटप जो पर्यायवाची शब्द होता है ये होता है वृक्ष का। किसका होता है? वृक्ष का। ठीक है, अगर आपसे बाघ का पर्यायवाची पूछ ले तो वो हो जाएगा आपका विपिन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 10 नंबर। कह रहा है कौन सा शब्द परडय का समानार्थी शब्द नहीं है। ए है शादी, बी है विवाह, सी है पाणिग्रहिता, डी है पाणिग्रहण। तो यहाँ पर पूछा गया है परडय शब्द का समानार्थी शब्द, यानी कि परडय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, लिखा हुआ है पाणिग्रहिता। यही आपका राइट आंसर होगा आपके परडय शब्द के पर्यायवाची का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को ये तो बताना ही है कि आपका सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जामिनेशन है या फिर नहीं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उन क्वेश्चनों के बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चनों में कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बहुव्रीहि समास, डी है द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले जितने भी समास यहाँ पर आए हैं सबके बारे में हम आपको बता देते हैं ताकि आपका एक क्विकली रिवीजन हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें समास में जो समास विग्रह किया जाता है ये दो आपके पदों पर किया जाता है, यानी कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद शब्द का पहला वाला भाग होता है, उत्तर पद शब्द का दूसरा यानी कि अंत वाला भाग होता है। ठीक है, अब अव्ययीभाव समास पूछा गया है तो आपको याद रखना है अव्ययी भाव का जो पूर्व पद होता है ये प्रधान पद होता है। ठीक है, और इसकी पहचान के लिए आप लोग याद रख सकते हैं, इसकी पहचान में यथा, आ, अनु, प्रति, भर, तथा, यदा, कदा ऐसे शब्द आ जाएं तो आप लोग समझ जाइएगा कि यह एक अव्ययी भाव समास है। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, जैसे लिखा हुआ है आज जन्म। क्या लिखा हुआ है? आज जन्म।
तो यानी कि जन्म से लेकर, तो यहाँ पर जो से शब्द आया हुआ है इसी से पहचान कर सकते हैं कि यह अव्ययी भाव समास है। ठीक है, और आजन्म लिखा हुआ था तो इसमें यह पता कर सकते हैं जो आपका पूर्व पद है ये आपका एक प्रधान पद है। ठीक है, एक और शब्द ले सकते हैं, लिखा हुआ है शब्द आ सेतु। क्या लिखा हुआ है? आ सेतु, यानी कि सेतु तक। क्या अर्थ होता है? सेतु तक। तो तक सबसे पहचान कर सकते हैं कि यह एक अव्ययी भाव समास है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं, लिखा हुआ है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, और उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण और विशेष संबंध होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होगा और साथ ही साथ इसमें दो पद होंगे, एक को विशेषण कहा जाएगा और एक को विशेष कहा जाएगा। यानी कि जो यहाँ पर विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहेंगे और जो यहाँ पर कोई भी संज्ञा होगा उसे हम विशेष कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग ले लीजिएगा महाकवि। क्या लीजिएगा? महाकवि। अब यहाँ पर देखिएगा जो उत्तर पद है, कौन सा जो पद है, ये उत्तर पद जो है ये आपका कवि, ये आपका प्रधान पद है। ठीक है, इसके बाद में जो लिखा हुआ है महा, क्या लिखा हुआ है? महा, ये विशेषण हो जाएगा और जो कवि शब्द है ये हो जाएगा विशेष। देख सकते हैं संज्ञा की विशेषता बता रहा है विशेष, तो महा होगा यहाँ पर विशेषण और जो कवि शब्द है ये होगा विशेष। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं, लिखा हुआ है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास के बारे में बात की जाए तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। कैसे याद रखना है? कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता है और ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि संकेत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लंबोदर, क्या होगा? लंबोदर। तो लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। क्या बोला गया? लंबा है उदर जिसका अर्थात भगवान गणेश। जैसे कि चक्रपाणि, तो हाथों में है चक्र जिनके अर्थात विष्णु भगवान। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, लिखा हुआ है द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है कि इसमें जो उत्तर पद होता है ये एक प्रधान पद होता है और इससे पहले जो इसका पूर्व पद होता है वो एक संख्यावाचक शब्द होता है। उत्तर पद प्रधान पद होता है और पूर्व पद एक संख्यावाचक शब्द होता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं चतुर्भुज। क्या मैंने बोला? चतुर्भुज। तो चार हैं भुजाएं जिनकी, तो जो यहाँ पर चतुर शब्द आया है आपके भुज से पहले तो ये आपका एक संख्यावाचक है और भुज जो शब्द है ये आप लोग देख सकते हैं ये एक आपका उत्तर पद जो है ये एक प्रधान पद है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो आशा करूंगा इसमें हमने जो चारों समास डिस्कशन किए हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। कह रहा है मेरे हाथ में कलम है डैश, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए है अधिकरण कारक, बी है अपादान कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है संबंध कारक। तो इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करने से पहले हम आपको सारे जो आपके कारण हैं इनको समझ लेते हैं। तो इससे पहले शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आपको राइट आंसर नहीं बताया हुआ है, तो देख लेते हैं। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास होगा? तो आपको याद रखना है चंद्रमुखी समास में होगा कर्मधारय समास। कौन सा शब्द होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा था मेरे हाथ में कलम है, तो कौन सा इसमें कारक होगा? तो सबसे पहले कारक हम देख लेते हैं। पहले नंबर पर लिखा हुआ है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक आप लोग याद रख सकते हैं कि अधिकरण जो कारक होता है इसको पहचानने के लिए आपको याद रखना है इसमें में, पर, पे इस प्रकार से शब्द वाक्य में प्रयुक्त होंगे तो आप लोग समझ सकते हैं आपका अधिकरण कारक है। एग्जाम्पल के तौर पर पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो ये में शब्द आया हुआ है, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अपादान कारक, तो अपादान कारक के बात की जाए तो अपादान कारक जो होते हैं ये अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ में अलग का भाव दिखाती है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो देख सकते हैं पेड़ से पत्ता जो है वो अलग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद संप्रदान कारक है, तो याद रखना है संप्रदान कारक को पहचानने के लिए इसमें के लिए, को, के वास्ते इस प्रकार के पॉइंट आएंगे, तो इनको पकड़कर आप बता सकते हैं कि एक संप्रदान कारक है। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं वाक्य में जब कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है।
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आलोक माँ के लिए दवाई लाया, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला है संबंध कारक। तो संबंध कारक को आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें का, की, के, रा, री, रे ऐसे शब्द यहाँ पर आते हैं। यानी कि जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध की स्थिति प्रकट करता है तो उसे कहा जाता है संबंध कारक। जैसे कि तुम्हारा चश्मा यहाँ पर रखा है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं इनको याद करने के लिए, यानी कारक को याद करने के लिए कारक कुल आपके 8 प्रकार के होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ट्रिक है, कर्ता ने, शायद आपने भी ये सुनी होगी, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए अलगाव की स्थिति में संबंध का, की, के, रा, री, रे अधिकरण में पर संबोधन हे और आहा, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले सबसे पहले इसका हम आंसर डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है वो होने वाला है अधिकरण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है आपका अत्युक्ति शब्द के लिए कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए अत्यु, बी लिखा हुआ है अति, सी लिखा हुआ है उक्ति, डी लिखा हुआ है यहाँ पर उक्ति, ठीक है। तो बोला गया है अत्युक्त शब्द। तो सबसे पहले देखते हैं आपके उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर एक नया शब्द बना देते हैं। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं, वहीं प्रत्यय जो शब्द होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर एक नया वहां पर रूप दे देते हैं। तो पूछा गया है अत्युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ पर अति, अति जो शब्द लिखा हुआ है ये अत्युक्त के लिए आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमें राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सो प्लस देश, बी है सो प्लस दुद्देश्य, सी है सोद प्लस देश, डी है सा प्लस उद्देश्य। तो सोद्देश्य का जो यहाँ पर सही संधि विच्छेद होगा ये होगा सा प्लस उद्देश्य। क्या होगा, सा प्लस उद्देश्य। और उसमें पूछ ले कौन सी संधि है तो वो हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अब एक बार हम रैपिड रिवीजन कर लेते हैं संधियों के बारे में। संधि आपकी कुल 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी हो जाएगी स्वर संधि, दूसरी हो जाएगी व्यंजन संधि और तीसरी हो जाएगी यहाँ पर विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्वर संधि देख लेते हैं। स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि का आप ऐसे पहचान कर सकते हैं कि जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर उनके जो अंत के शब्द होते हैं वो एक स्वर शब्द होते हैं, यानी कि ये संधि पूरी स्वर शब्द में टूटती है। जैसे कि लिखा हुआ देवालय, तो देवालय को हम कैसे तोड़ेंगे, देव प्लस आलय। क्या हो जाएगा, देव प्लस आलय। तो इसमें आपका छोटा वाला आ है, इसमें आपका बड़ा वाला आ है। देख सकते हैं दोनों स्वर हैं, दोनों स्वर में टूट रही है, अर्थात ये एक स्वर संधि है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर और देख सकते हैं, जैसे कि हिमालय, ठीक है। और तोड़ना कैसे, आपको याद रखना है जिस आपके शब्द में आपका बड़ा वाला आ, बड़ी वाली ई और ऊ जो है वो बड़ा वाला यहाँ पर शब्द आपके बीच में है तो यहीं से ये शब्द टूटने वाला है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया हिमालय, तो हिम धन आलय, देख सकते हैं जो आपका माँ पर एक आपका मात्रा था आ का, यहाँ से शब्द आपका टूट रहा है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जो स्वर संधि है ये कितने प्रकार की होती है, तो याद रखना है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो कुल 5 प्रकार की आपकी स्वर संधि होती है। एक बार इनको भी देख लेते हैं कैसे आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि जो होती है ये आपका छोटा आ प्लस छोटी ई या फिर छोटू ऊ में दीर्घ स्वर के साथ में टूटती है। जैसे कि युग प्लस अंतर या अर्थात युगांतर, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। गुण स्वर संधि की बात की जाए तो यदि छोटा वाला आ और बड़ा वाला आ के बाद में छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई अगर शब्द आ जाए तो इन दोनों शब्दों के स्थान पर आपका ये वाला शब्द प्रयोग होता है। ये वाला शब्द आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं स्वा प्लस ऐच्छिक यानी कि स्वैच्छिक, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें यड़ स्वर संधि की
तो आप लोग इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि या, रा, ला, वा से पहले अगर कोई आधा अक्षर है तो वो आपकी यड़ स्वर संधि है। एग्जाम्पल के तौर पर अत्यंत, अत्यंत को कैसे तोड़ेंगे, अति प्लस अंत, ठीक है। इसके बाद अयादि स्वर संधि, तो अयादि स्वर संधि या, रा, ला, वा से पहले कोई आधा अक्षर नहीं है तब आपकी हो जाएगी अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि और यड़ स्वर संधि एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। और अयादि स्वर संधि के एग्जाम्पल की बात की जाए तो आप लोग याद रखते हैं गवाक्ष, जैसे गव प्लस आक्ष, ठीक है। इसके बाद आपका व्यंजन संधि आ जाएगा। तो व्यंजन आपकी जो संधि होती है ये तो आपका या तो एक स्वर होगा या एक व्यंजन होगा या फिर दोनों व्यंजन होने वाले हैं, ऐसे में आपकी स्वर संधि टूट जाती है, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक रैपिड रिवीजन हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कच्ची गोली खेलना इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ए है तमाशा करना, बी है असंभव कार्य करना, सी है अनुभवहीन कार्य करना, डी लिखा हुआ है गोली ना सूखना। तो कच्ची गोली खेलना लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो आपका हो जाएगा अनुभवहीन कार्य, यानी कि अंदाजा ना होना, उस क्षेत्र के बारे में अनुभव ना होना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 16 नंबर का है। तो यहाँ पर हमने कुल 20 क्वेश्चन लिए हुए हैं क्योंकि आज आपका अंतिम प्रैक्टिस सेट शायद होगा। अगर आप लोग इस प्रकार का CI का भी पाना चाहते हैं, फायरमैन कांस्टेबल का, तो हमें आज के इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है अंबर आपका, इसके बाद योजक चिन्ह है अंबार, युग्म का सही अर्थ है। ए है अमर, अमराई, बी है वस्त्र अत्यधिक, सी है आकाश एक फल विशेष, डी है कपड़ा सिलाई। तो अंबर का अर्थ होता है, वो होता है यहाँ पर आकाश से भी, वस्त्र से भी और अमर से भी। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। लेकिन अंबार का जो अर्थ होता है वो एक फल विशेष होता है। तो ऑप्शन नंबर हमें जो सी दिखाई पड़ रहा है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 17 है, कह रहा है सामग्री का पुल्लिंग क्या है। ऑप्शन नंबर ए साम्राज्य, बी है समाज, सी है सम्राट, डी है संभ्रांत। तो साम्राज्ञी का जो पुल्लिंग यहाँ पर होने वाला है वो होने वाला है सम्राट, अर्थात ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी दिख रहा है ये आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म स्थान है। ए है औराही हिंगना, बी है बिस्फी, सी है सिमरिया, डी है तरौनी। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म स्थान है आप लोग याद रखिएगा वो है औराही हिंगना। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 के लिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 की तरफ आते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तर, बी है उपल, सी है पसम, डी है पाहन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो पत्थर शब्द के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए प्रस्तर ये भी हो जाएगा, उपल लिखा हुआ है ये भी हो जाएगा, पसम लिखा हुआ है ये आपका शायद नहीं होगा क्योंकि पाहन भी आपका पत्थर का पर्यायवाची है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है। ए है प्राकृत, बी है ब्रजभाषा, सी है संस्कृत, डी है खड़ी बोली। तो सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की जो भाषा है वो भाषा है ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के कुल हमने 20 क्वेश्चन हिंदी के प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपने कुल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपका भी क्वेश्चन पेपर CI फायरमैन का है तो इसके बारे में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में। तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।